नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतरा। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में गांव की सरकार बनाने के लिए 11 चरणों में मतदान होगा। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ऐसा पहली बार होगा जब बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 6 पदों के लिए होने वाले इस चुनाव में 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिहार में कुल 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक होने वाले पंचायत चुनाव में 6 करोड़ से अधिक मतदाता 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। हर जिला एक साथ चुनाव में जाएंगे और एक फेज, जैसा मैंने बताया कि जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वो एक फेज बाद से शुरू होंगे और सभी जिलों के कुछ प्रखंड जाएंगे। 8072 मुखिया के पदों के लिए चुनाव होंगे। 9.28 करोड़ हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें से 6.38 करोड़ हमारे वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं। और जैसे कि मतदान केंद्र हमने बताया कुल 1,13,891 मतदान केंद्र। तो गांव की सरकार बनाने के लिए कुल 11 चरणों में होने वाले बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है। 4 पदों के लिए ईवीएम जबकि 2 पदों के लिए बैलेट बॉक्स से मतदान कराया जाएगा। मुखिया सहित 6 पदों के लिए पंचायत चुनाव होंगे, जिसमें कुल 8,072 मुखिया के पदों का चुनाव किया जाएगा। 6 करोड़ 38 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1,13,891 है, जबकि 7 प्रखंडों में 2 चरण और बाकी सभी प्रखंडों में 1 चरण में पंचायत चुनाव होंगे। कुल 2,55,022 पदों के लिए पंचायत चुनाव होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बिहार में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है, जिसके चलते अब किसी भी नई योजना की शुरुआत नहीं हो सकेगी, जबकि पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। प्रत्याशी बुधवार से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन दाखिल कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार वासियों को कई तोहफा देने जा रहे हैं। गांधी मैदान करगिल चौराहे से एनआईटी तक बनने वाले पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का वर्चुअल तरीके से शिलान्यास करेंगे। पटना में डबल डेकर के निर्माण के बाद अशोक राजपथ पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। फ्लाईओवर के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल 4 स्टेट हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस लोकार्पण समारोह की तैयारी बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कर ली है। और भागलपुर में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से सड़क का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें पहली सड़क अकबर नगर से अमरपुर को जोड़ेगी तो दूसरी सड़क भागलपुर के घोगा से बांका के पंजवारा को जोड़ेगी। इस सड़क के बन जाने से राहगीरों की सफर आसान होगी, साथ ही समय की बचत भी होगी। किलोमीटर की दूरी तय करने में आज से पूर्व लोगों को 2 से 3 घंटे का समय लग जाता था, फिर भी लोग तय समय पर नहीं पहुंच पाते थे। और अभी के समय में ये दूरी तय करने में लोगों को मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगती है। एक जिला से दूसरे जिला यानी भागलपुर और बांका को जोड़ने वाली एसएच 84 पथ के निर्माण से इस क्षेत्र की जनता को बहुत काफ़ी सुविधा मिली है। जो हम लोग भागलपुर 3 घंटे में दूरी तय करते थे, आज मात्र 1.5 घंटे में दूरी तय करते हैं। और मधेपुरा के बिहारीगंज बाईपास का कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकार्पण करेंगे। इससे लेकर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण एसएच 91 के पार्ट के रूप में किया गया है, जिसकी लागत 64 करोड़ रुपए है। बाईपास सड़क के निर्माण से मधेपुरा की दोनों अनुमंडल की जनता को काफी लाभ होगा। ये सड़क बिहारीगंज मुख्य बाजार की जाम की समस्या से भी लोगों को राहत देने का काम करेगा। बाईपास जिसकी कुल लंबाई
4.55 किलोमीटर है और इसकी लागत 64.6 करोड़ रुपया है। यह बीरपुर से विदाकिस्टून पथ SS91 का एक पार्ट है जो कि पूर्व में भूअर्जन की समस्या के कारण नहीं कंप्लीट हो सका था। ये अभी जाकर भूअर्जन की समस्या का निदान हुआ तो अभी जाकर इसका निर्माण संभव हो सका है और इसका कल लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली से पटना लौट आए हैं। सीएम ने पीएम मोदी से मुलाकात को सकारात्मक बताया है। सीएम ने एक बार फिर जातीय जनगणना को देश हित में बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम निर्णय केंद्र सरकार के हाथ में है। बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर सीएम नीतीश कुमार सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी से मिलने गए थे। 11 सदस्यीय टीम ने पीएम मोदी से मुलाकात कर जातीय जनगणना कराने के पक्ष में अपनी बातों को रखा है। हम लोगों ने अपनी बात पूरे तौर पर सभी प्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने एकजुट इसी तरह के अपने अपने तरह से जो बात कही और हमने सब लोगों के मत से जो हुआ है प्रस्ताव पारित, ये सब एक एक बात रख दिया कि किस तरह से सब लोगों की राय है, तो ये रख दिया और वो ध्यान पूर्वक सुने, सबकी बात को सुने और हम लोगों ने ये आग्रह किया कि ये जनहित में है और ये सरकार के भी हित में है, इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। तो उन्होंने सबकी बात को सुन करके बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री से मगध क्षेत्र में नई रेल लाइन की मांग की है। मांझी ने गया, शेरघाटी, इमामगंज, डुमरिया होते हुए डाल्टनगंज या चतरा तक रेलवे लाइन शुरू करने की मांग की है। साथ ही नालंदा के इस्लामपुर से खिजरसराय होते हुए गया के मानपुर तक रेलवे परियोजना की मंजूरी की मांग की है। बिहार में और खास करके मगध में और जो हम लोगों का क्षेत्र है उन जगहों में रेलवे लाइन की बहुत कमी है या कुछ है ही नहीं है। और खास करके गया से झारखंड का लिंक जो डाल्टनगंज होकर के जा सकता है नहीं है, करके डाल्टनगंज चतरा होते हुए। और दूसरा हमारे खिजरसराय प्रखंड में जहां हमारा गांव है तो इस्लामपुर से गया का कोई कनेक्शन रेलवे से नहीं है और बीच में किसान की पट्टी है, किसान खेतीबाड़ी होती है, उन लोगों को माल उल ले जाने में लाने में दिक्कत होती है। इसलिए इस्लामपुर नालंदा में पड़ता है, वहां से मानपुर तक के रेलवे लाइन हो। ये दो प्रोजेक्ट के लिए हम आज इनसे रेलवे मंत्री से मिल रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर में जल्द ही बड़ी फैक्ट्री शुरू करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण विभाग हाजीपुर में बड़े पैमाने पर सर्वे करा रहा है। फैक्ट्री खुलने के बाद बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने का भी भरोसा जताया है। लोग बिजनेस के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि मैं बिहार से आया हूँ, मेरा जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि हाजीपुर है और प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा हुई कि विभाग मुझको सौंपा गया है, तो मैं पूरी ईमानदारी से पूरी लगन से मैं इस विभाग को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और अधिक से अधिक लोगों को हम बेरोजगार जो लोग हैं उनको हम रोजगार दिलाने का प्रयास करेंगे। और उत्तर बिहार खास करके हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी जो इलाका है, हाजीपुर में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। जरूरत पड़ने हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे कराने के बाद 2 महीना 4 महीना के बाद मैं निश्चित रूप से एक बड़ा फैक्ट्री हाजीपुर में लगवाऊंगा। बिहार कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। ऐसे में पार्टी ने नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज कर दी है। जातीय समीकरण के साथ ही ऐसे नेता के नाम पर चर्चा हो रही है जो सर्वमान्य हो। वैसे बिहार के नए पार्टी चीफ के पद के लिए कई नाम रेस में हैं। बिहार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में ये सवाल तेज हो चला है कि पार्टी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो न केवल पार्टी में सबको एकजुट रख सके बल्कि सर्वमान्य भी हो,
जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भी की जा रही है। कांग्रेस की स्थिति राजद से अलग होकर चुनाव लड़ने की नहीं है। ऐसे में पार्टी की ओर से कोशिश है कि अगला अध्यक्ष जो भी हो, उनके संबंध राजद से बेहतर हो। सूत्रों की माने तो बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष की रेस में कई नेताओं का नाम चल रहा है। इनमें विधायक शकील अहमद खान, विधायक राजेश राम या कोई अन्य दलित चेहरा, एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा या फिर सांसद अखिलेश सिंह शामिल है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी अध्यक्ष पद की रेस में चुनौती बन सकते हैं। इस मुद्दे पर पार्टी के नेता खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सियासी विश्लेषकों की माने तो बिहार कांग्रेस से कोई चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है। बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बहुत से लोग हमारे साथ हैं, तो चर्चा में तो नाम होंगे ही ना। ये तो कांग्रेस की यही तो खूबसूरती है कि हम सब साथ बैठ करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगी। में वह भूमिहार और ब्राह्मण, यही दो कास्ट है वो जो कि इस पर दाव खेलेगा, वो कांग्रेस खेलना चाहेगी वो चुनाव में। हमको हमारी समझ से लगता है कि अखिलेश सिंह और प्रेमचंद मिश्रा, ये दो तीन जो नाम है उसी में दाव। हालांकि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर दूसरे दलों के नेता कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे और इसे पार्टी का अंदरूनी मसला बता रहे हैं। लेकिन कितना भी बदलाव कांग्रेस कर ले, कोई फायदा नहीं होना है। बिहार के अंदर में कांग्रेस को खड़ा होना है तो किसी के कंधे और किसी की बैसाखी के सहारे ही। कांग्रेस पार्टी में कोई बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जिसकी पहचान बन चुकी है, ऐसे दूसरे पॉलिटिकल फैमिली में अमर लत्ती की तरह है। वैसे बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष को लेकर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। देखना होगा पार्टी नेताओं से आलाकमान की रायशुमारी, बिहार प्रभारी की रिपोर्ट या फिर आलाकमान तक नेताओं की परेड में कौन सा एक नाम निकलकर सामने आता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने आज दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूरी कमेटी को बननी है। सभी को मिलकर बिहार में कांग्रेस को मजबूत करना प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास को तय करना है। कैसे हम लोग मजबूती से कांग्रेस को वहां जीत पाए सीट, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और संगठन में जो बदलाव होनी है वो होने के बाद हम लोग बिहार में कांग्रेस को पूरा मजबूत करेंगे। उन्हीं सब बातों पे चर्चा हुई है। कोई खास ऐसा कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट बिहार कैसे मजबूत हो उसके बारे में हम लोग बात की है। एज ए सीएलपी लीडर आई हैव टॉक्ड विद हिम एंड उन्होंने बोला ओके आई विल सी दैट। प्रदेश अध्यक्ष बनना है, पूरी कमेटी बननी है और आदरणीय राहुल गांधी जी को तय करना है और हमारे प्रभारी है भगत चरण दास, वो लोग मिलजुल के तय करेंगे और जो भी बनेगा उसको सब लोग मिलजुल के बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। जमुई में अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया है। झाझा थाना क्षेत्र के बोड़वा में अवैध बालू खनन की सूचना पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की गई, जिसमें दारोगा विजय कुमार समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को पकड़कर ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। उधर से बालू लेकर जा रहा है, हम लोग गए, हम लोग कर देखकर गाड़ी को देखकर थोड़ा दूर ही थे कि बालू को उठा के टॉली है, टॉली को उठाकर गिरा दिया। हम लोग पकड़ने की कोशिश किए, एक ट्रैक्टर तो भाग गया, एक ट्रैक्टर हमको ऊपर पिछला चक्का चढ़ा दिया। एक ट्रैक्टर पकड़ा गया जी, एक ट्रैक्टर एक आदमी पकड़ाया। तो हम सोचे कि वो रुक गया था, हम चढ़ जाए, चढ़े बस तो फिर चालू कर दिया, हम फिर गाड़ी भगाने लगा। मोतिहारी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक ही गांव की 5 बच्चियों की मौत हो गई। घटना रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना के अहिरौलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि बकरी चराने के लिए काफी संख्या में बच्चे और बच्चियां खेत की तरफ गए थे। इसी दौरान जोर से आंधी और तूफान आता देख बच्चे भागने लगे, जिसमें 5 बच्चियां पानी से भरे गड्ढे में गिर गईं और डूब गईं। सभी मृतक बच्चियां अहिरौलिया गांव की हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। और इधर किशनगंज के दिगवल बैंक में भी पानी में डूबने से 3 महिलाओं की जान चली गई। घटना मालटोली गांव की है, जहां तालाब में नहाने के दौरान एक महिला डूबने लगी, जिसे बचाने की कोशिश में 2 महिलाएं
तालाब में कूद पड़ी और तीनों की डूबने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के एक मिडिल स्कूल में हेडमास्टर और सहायक शिक्षक का घूस लेते वीडियो पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कटरा थाना क्षेत्र के पैसौल मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में हेडमास्टर छात्रों को 200 रुपए रिश्वत देने की बात कह रहा है, जिसके बाद कुछ छात्राएं सहायक शिक्षक को रुपए देती हुई दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं से मार्कशीट और एसएलसी देने के नाम पर 200 रुपए की उगाही की जा रही थी। इस मामले में डीओ ने कहा है कि हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, साथ ही जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। सीएलसी और मार्कशीट देने में बच्चों से लिया जा रहा है। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक से बात की गई। संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि मैंने राशि लौटा दिया है। उसके पश्चात जिला स्तर पर उनसे कारण परीक्षा की जा रही है और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की। पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। किसानों से सीधे खेत से खरीदी गई सब्जी उनके मोहल्ले तक कुछ घंटों में ही पहुंचेगी। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर में सब्जियों का विपणन कराने की सेवा शुभारंभ की है, जिससे तरकारी एक्सप्रेस सेवा का नाम दिया गया है। चलंत आउटलेट के लिए 10 ई रिक्शा की खरीद की गई है। गुरु ग्रंथ साहिब को सुरक्षित भारत लाए जाने पर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और सिख संगतों ने अफगानिस्तान में बसे सिख संगतों के प्रति अपना आभार प्रकट किया है। सिख समाज का कहना है कि सिख संगतों ने जिस समझदारी के साथ गुरु ग्रंथ साहिब को वापस भारत लाया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अफगानिस्तान में स्थिति में सुधार होते ही सिख दोबारा अफगानिस्तान जाएंगे और अपने धर्म स्थान की रक्षा करेंगे। वहीं अफगानिस्तान में बसे भारतीयों को सुरक्षित भारत लाए जाने पर सिख संगतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है। पटना सिटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब भारत पहुंचे सिख समाज ने आभार जताया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।